तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, इकोनॉमी के, है ना। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक पॉवर्टी। क्या? पॉवर्टी, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने पॉवर्टी टॉपिक डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया। पॉवर्टी लाइन और क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, है ना, और किन किन वस्तुओं के अभाव में गरीबी आती है ना, और गरीबी की जो पॉवर्टी लाइन में नीचे चले जाते हैं हम लोग, अब कितने मैक्सिमम जो मनी है, इनकम है, उससे नीचे होती है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटिव पॉवर्टी है। क्या है रिलेटिव पॉवर्टी? है उसके मेथड। क्या मेथड? क्या मेथड? तो देखो, टाइप्स पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी के प्रकार, है ना। तो जो पॉवर्टी थी वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक होती है रिलेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी। अब देखो, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, एक्चुअल पॉवर्टी वही होती है, यानी कि एक्चुअल गरीबी वही होती है जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के सेशन में स्टार्ट होते ही पढ़ा था। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इसमें क्या होता है, लोगों की इनकम को कंपैरिजन करके, है ना, या इनकी प्रॉपर्टी को कंपैरिजन कर किया जाता है। क्या कहता है? कंपैरिजन किया जाता है। इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। तो रिलेटिव पॉवर्टी के दो मेथड है, एक तो है लॉरेंज कर्व और एक है गिनी कोफिशिएंट। क्या? गिनी कोफिशिएंट। तो देखो, लॉरेंज कर्व पहले देखते हैं हम। लॉरेंज कर्व क्या? लॉरेंज, लॉरेंज कर्व क्या? लॉरेंज कर्व, है ना। हिंदी में बोले तो लॉरेंज वक्र। क्या बोलेंगे? लॉरेंज वक्र। क्या? लॉरेंज वक्र। क्या वक्र? लॉरेंज वक्र 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने, है ना, 1905 मैक्स ओ लॉरेंज ने लोगों की इनकम, है ना, इनकम एंड इनइक्वालिटी, या जिनकी जो इनकम है, आय की विषमता पर डीपली स्टडी किया। क्या किया? डीपली स्टडी किया या गहन अध्ययन किया। क्या किया? गहन अध्ययन किया। मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 यानी कि 1905 में लोगों की जो इनकम होती है, क्या होती है? इनकम होती है ना, उस पर विषमता या डीपली अध्ययन किया। क्या किया? डीपली स्टडी किया। क्या किया? डीपली स्टडी किया। और उसने स्टडी करने के बाद हमको एक कर्व दिया। क्या दिया? एक कर्व दिया, एक ग्राफ दिया। क्या दिया? ग्राफ दिया। उसको कहते हैं लॉरेंज कर्व। क्या कहते हैं? लॉरेंज कर्व। ये स्टडी 1905 में उन्होंने की थी, डीपली स्टडी की थी लोगों की जो इनकम की विषमता होती है ना, उस पर। तो देखो, लॉरेंज कर्व क्या होता है? सपोज दैट ये है, ये है हमारी वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। और ये है हमारी एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंज कर्व। क्या? लॉरेंज कर्व। तो कर्व बनाना है हमको। क्या बनाना है? कर्व बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। क्या देना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है ना। तो इससे एसएससी में सवाल बहुत पूछता है। क्या पूछता है? एसएससी में सवाल बहुत पूछता है लॉरेंज कर्व से। तो उन्होंने क्या किया कि वाई एक्सिस पे तो परसेंट में क्या रख ली? पॉपुलेशन रख ली। क्या? पॉपुलेशन, यानी कि परसेंट में जनसंख्या। क्या? परसेंट में जनसंख्या। उन्होंने बाई एक्सिस पे तो क्या रख ली? जनसंख्या रख ली। क्या रख ली? जनसंख्या रख ली परसेंट में। और उन्होंने बाई एक्सिस पे क्या रखा? इनकम रख ली परसेंट में। क्या रख ली? इनकम। ऐसे लिख दो, परसेंट में इनकम। क्या? इनकम, इनकम, या परसेंट में आय। क्या? आय। ये रखी लॉरेंस साहब ने, है ना।
और देखो यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर 0 होगा, है ना, यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर 20 होगा तो यहाँ पर भी 20 होगा, है ना, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर भी 30 होगा, यहाँ पर अगर 40 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 40 होगा। अगर यहाँ पर बाई एक्सिस 50 है तो बाई पर क्या होगा, 50 होगा, क्या होगा, 50 होगा, है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, 10% को इससे मिला, इसको इससे मिलाए थे, इसको इससे मिलाए थे, तो देखो ये यहाँ पे कट करेगा, है ना, 20% ये यहाँ पे कट करेगा, है ना, 30% ये यहाँ पे कट करेगा, 40% ये यहाँ पे कट करेगा, है ना, और 50%, एक मिनट, ये यहाँ पे कट करेगा, है ना, क्या करेगा, यहाँ पे कट करेगा। अब यहां से देखो एक सीधी रेखा मिलेगी, क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी, क्या मिलेगी, सीधी, क्या मिलेगी, सीधी रेखा। लॉरेंस साहब ने क्या किया, लोगों की इनकम पर, क्या पर, इनकम इनकम पर या जो आय की विषमता पर डीपली स्टडी किया, क्या किया, डीपली स्टडी किया। और फिर लॉरेंस साहब ने 1905 में कर्व दिया, क्या दिया, कर्व दिया, जिसको नाम दिया गया लॉरेंस कर्व, क्या, लॉरेंस कर्व। देखो लॉरेंस साहब ने क्या, क्यों जरूरत पड़ी, है ना, अभी हम थोड़ा इस टॉपिक को रोकते हैं। तो अगर इंडिया का देखा जाए, क्या, इंडिया के 1% जो लोग हैं उन पर देश का 73% पैसा होगा, या 75% पैसा, कितना, 75% पैसा, क्या, 75% पैसा। और जो इंडिया के 99% जो पीपल है उनके पास 25% पैसा है, कितना है, 25% पैसा है। तो फाइनेंशियल इक्वालिटी कितनी है, वित्तीय असमानता जितनी भारत में है ना, इतनी शायद कहीं भी आपको देखने को मिलेगी। हमारे इंडिया में क्या होता है, 1% लोगों के पास 73 या 75% पैसा है, और 99% लोगों के पास 27 या 25% पैसा है, मनी है, क्या, पैसा है। तो जो फाइनेंशियल इनक्वालिटी है वो तो इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्या मिलती है, इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ना। तो देखो लॉरेंस साहब ने क्या किया, लॉरेंस साहब ने डीपली स्टडी करने के बाद 1905 में एक कर्व दिया जिसको नाम दिया गया लॉरेंस कर्व। लॉरेंस साहब ने क्या किया, बाई एक्सिस पर पॉपुलेशन को रख लिया परसेंट में, और एक्स एक्सिस पर क्या रख लिया, इनकम को रख लिया, क्या रख लिया, इनकम को रख लिया, और एक ग्राफ बनाया, क्या बनाया, ग्राफ बनाया, है ना, एक्स एक्स पर 10, 20, 30, 40 इस तरह से नंबर लिए परसेंट में, किसमें, परसेंट में। तो क्या हुआ, एक सीधी रेखा आई पास में, क्या आई, सीधी रेखा आई। तो देखो अब इसका क्या काम, इसे तो मिटा देता हूं, है ना, इसे मिटा देता हूं, इसको रफ कर देता हूं मैं, है ना। तो एक सीधी रेखा बनी 45 डिग्री पे, कितने पे, 45 डिग्री पे। ये रेखा कितने पर है, ये जो लाइन है कितने पर है, ये 45 डिग्री पे, कितने पे, 45 डिग्री पे, कितने पे है ये, 45 डिग्री पे। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ इक्वालिटी, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी, क्या, लाइन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर क्या है देखो, 10 देश के 10% लोगों के पास 10% पैसा है, 20% लोगों के पास 20% पैसा है, 30% लोगों के पास 30% पैसा है, और 40% लोगों के पास 40% पैसा है। यानी कि फाइनेंशियल इक्वालिटी है, जितना पैसा और उतनी लोग, मतलब जो देश का सारा पैसा है वो सारे देश के लोगों में समान बटा हुआ है ना। 50 लोगों के पास 50 लाख है ना, 100 लोगों के पास 100 लाख है ना, ऐसे करके 10 लोगों के पास 10 करोड़ है, 20 लोगों के पास 20 करोड़ है ना, क्या है। तो ये जो लाइन इक्वालिटी है ये तो फाइनेंशियल इक्वालिटी दिखा रही है ना। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। कभी कभी एसएससी में कोई क्वेश्चन आ गया था कि जो लॉरेंज कर्व में जो लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है वो कितनी डिग्री पर होती है ना। तो ध्यान रखना ये 45 डिग्री पर होती है, कितने पर होती है, 45 डिग्री पर होती है। अब मैं इसको देखो रफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, है ना। फिर लॉरेंस साहब ने क्या किया, इस लाइन ऑफ इक्वालिटी के बराबर से कर्व खींचा, क्या खींचा, कर्व खींचा, क्या, कर्व खींचा उन्होंने, है ना। इसे बोलते हैं लॉरेंज कर्व, क्या बोलते हैं, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व, क्या, लॉरेंज कर्व। जब एक लाइन ऑफ इक्वालिटी आ गई ग्राफ में, फिर उसके बाद लॉरेंस साहब ने अपना एक कर्व खींचा, क्या खींचा,
कर्व खींचा और उन्होंने कहा कि ये लॉरेंज कर्व जितना लाइन ऑफ इक्वालिटी के पास होगा फाइनेंशियल इक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, और ये लॉरेंज कर्व इक्वालिटी लाइन से जितना दूर होगा फाइनेंशियल इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि वित्तीय असमानता उतनी ज्यादा होगी किसी भी कंट्री में, है ना। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप इस कर्व को समझने में सेटिस्फाइड होंगे, है ना, समझ पा रहे होंगे, है ना। देखो अब फिर से स्टार्ट करता हूँ इसी को कि देखो एक मैक्स और लॉरेंस साहब थे, है ना, जिन्होंने क्या किया, लोगों की इनकम पर विषमता से गहन से यानी डीपली स्टडी किया। क्या किया? डीपली स्टडी किया और उन्होंने एक कर्व दिया। क्या दिया? एक कर्व दिया, है ना, उसे बोलते हैं लॉरेंज कर्व। क्या बोलते हैं? लॉरेंज कर्व। और ये कर्व दिया उन्होंने 1905 यानी कि 1905 में। कब दिया? 1905 में, है ना। उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ लिया जिस पर एक्स एक्सिस पर उन्होंने पॉपुलेशन को रख लिया और बाई एक्सिस पर इनकम को रख लिया, किसमें? परसेंट में, है ना। और उस पर एक 45 डिग्री पर, एक 45 डिग्री पर इक्विटी लाइन ऑफ इक्वालिटी आई। क्या आई? लाइन ऑफ इक्वालिटी आई, है ना। लाइन ऑफ इक्वालिटी में क्या होती है? फाइनेंशियल इक्वालिटी होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल इक्वालिटी होती है। किसी भी कंट्री के 10% लोगों के पास कंट्री का 10% असिस्ट होती है और 20% लोगों के पास कंट्री की 20% असिस्ट होती है ना। तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इक्वालिटी। तो लॉरेंज कर्व में फाइनेंशियल इक्वालिटी जो लाइन होती है वो कितने डिग्री पर होती है? 45 डिग्री पर होती है। कितने पर होती है? 45 डिग्री पर होती है। फिर लॉरेंज साहब ने एक लाइन ऑफ इक्वालिटी के बराबर से अपना एक कर्व दिया जिसे कहते हैं लॉरेंज कर्व। क्या कहते हैं? लॉरेंज कर्व। और लॉरेंज साहब ने कहा कि ये कर्व जो कर्व है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी के जितने पास होगा उस देश में वित्तीय समानता या फाइनेंशियल इक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। फाइनेंशियल इक्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। और ये जो कर्व है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी से जितना दूर होगा उस देश में फाइनेंशियल अनइक्वालिटी यानी कि वित्तीय असमानता उतनी ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखो अभी मैं आपको 4 ग्राफ देता हूँ। क्या देता हूँ? 4 ग्राफ देता हूँ, है ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाले कंट्री में ग्राफ में लाइन फाइनेंशियल इनइक्वालिटी कम होगी, है ना। 4 ग्राफ, है ना। 4 ग्राफ कितने? 4 ग्राफ। तो देखो, है ना, ये क्या होती है? ये तो लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है। क्या होती है? लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है ना। क्या होती है? लाइन ऑफ इक्वालिटी। और ये होता है लॉरेंस कर्व। क्या होता है? एल बी। एल सी लिख दे रहा हूं। क्या एल सी? क्या एल सी? एल सी। तो इन चारों ग्राफ में, है ना, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इक्वालिटी कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फोर्थ वाला ग्राफ। क्या? फोर्थ वाला ग्राफ। यहाँ तो बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी है, फाइनेंशियल अनइक्वालिटी, वित्तीय असमानता बहुत ज्यादा है। तो लॉरेंस साहब ने क्या क्या कहा कि जो लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है 45 डिग्री पर, लॉरेंज कर्व उस लाइन के जितना करीब होता है या जितना पास होता है उस देश में उतनी ज्यादा फाइनेंशियल इक्वालिटी होती है ना। क्या होती है? फाइनेंशियल इक्वालिटी होती है। लॉरेंज कर्व इसे कहते हैं। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत होती है, ये लॉरेंज कर्व जो है ये मैथमेटिकल डाटा प्रोवाइड नहीं करता। लॉरेंज कर्व जो मैथमेटिकल डाटा नहीं देता, है ना। लॉरेंज कर्व डज नॉट प्रोवाइड मैथमेटिकल डाटा। लॉरेंज कर्व क्या है? ये मैथमेटिकल डाटा नहीं देता। क्या? मैथमेटिकल डाटा नहीं देता। इसीलिए इसका हम लोग कम यूज कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? कम यूज कर पाते हैं, है ना। तो ये है लॉरेंज कर्व। क्या? लॉरेंज कर्व, है ना। अब देखो आगे है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक या गिनी कोफिशिएंट। क्या? करोड़ो गिनी कोफिशिएंट। इनका पूरा नाम था करोड़ो गिनी कोफिशिएंट। करोड़ो गिनी कोफिशिएंट। करोड़ो गिनी कोफिशिएंट ने क्या किया, जो लॉरेंज कर्व है, क्या? लॉरेंज कर्व जो है उसी पर डीपली स्टडी किया। क्या किया? डीपली स्टडी किया, है ना। जो गिनी कोफिशिएंट होता है वो मैथमेटिकल डाटा देता है। क्या देता है? मैथमेटिकल डाटा देता है ना। तो देखो गिनी गुणांक। क्या? गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गिनी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, है ना, या गिनी गुणांक। क्या? गिनी गुणांक, गिनी गुणांक। देखो क्या हुआ, लॉरेंज साहब ने लॉरेंज कर्व 1905 में दिया था, 1905 में।
और इन्होंने ये दिया था 1912 में, 1912 में, किसमें, 1912 में, जो गिनी गुणांक, ये कोरोडो गिनी गुणांक थे। क्या नाम था इनका पूरा, कोरोडो गिनी गुणांक, ठीक है। और ये इटालियन एक स्टैटिक साइंटिस्ट थे, क्या थे, स्टैटिक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, लॉरेंज कर्व को डीपली स्टडी किया, क्या किया, डीपली स्टडी किया, और लॉरेंज कर्व से इन्होंने मैथमेटिकल डाटा निकाला, क्या निकाला, मैथमेटिकल डाटा निकाला, है ना। उसी को कहते हैं हम गिनी कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, गिनी कोफिशिएंट। तो देखो पहले तो हम लोग लॉरेंज कर्व बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लॉरेंज कर्व, है ना। तो ये तो लॉरेंज, एक मिनट टेढ़ी हो रही है, तो बदतमीजी नहीं वे, ये होता है लॉरेंज कर्व, क्या होता है, लॉरेंज कर्व, क्या होता है, लॉरेंज कर्व, एक मिनट, ये होता है लॉरेंज कर्व, ये होता है लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ इक्वालिटी, क्या होता है, लाइन ऑफ इक्वालिटी, है ना। और ये होता है लॉरेंज कर्व, क्या होता है, लॉरेंज कर्व, क्या, लॉरेंज कर्व। यहाँ पर रखी होती है परसेंट में पॉपुलेशन, है ना, और यहाँ पर रखी होती है परसेंट में इनकम, क्या, परसेंट में इनकम, या आय, क्या, आय, आय, क्या, आय, परसेंट में क्या रखी होती है, आय। यहाँ पर जनसंख्या होती है, क्या होती है, जनसंख्या, किसी भी कंट्री, किसी भी कंट्री की, है ना। तो इसे बाई एक्सिस वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, ये रहा, है ना। तो देखो लॉरेंज कर्व को डीपली स्टडी किया किसने, किसने, गिनी गुणांक ने, सॉरी सॉरी गिनी ने, किसने, कोरोडो गिनी ने, कोरोडो गिनी ने 1912 में फिर अपना एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया, फॉर्मूला दिया, जिसे कहते हैं गिनी कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंज कर्व अच्छा था, लेकिन वो मैथमेटिकल डाटा प्रोवाइड नहीं करता था, बस ये मेजर प्रॉब्लम थी। तो फिर कहा, गिनी साहब ने कहा टेंशन मत लो, हम आएंगे और हम लॉरेंज कर्व पे डीपली स्टडी करेंगे, और आपको फिर अपना एक सही सा फॉर्मूला देंगे जो आपको मैथमेटिकल डाटा प्रोवाइड कराएगा, और उसी को कहते हैं हम गिनी कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंज कर्व गिनी कोफिशिएंट में एसएससी बहुत दबा के सवाल पूछता है, ध्यान रखना, बच्चों को फंसा देता है। आज देखो मैंने एसएससी नहीं दिया है ना, देखो पढ़ा रहा हूँ, मैंने अच्छे से पढ़ी है इकोनॉमिक्स, इसीलिए, है ना। ये मत बोलना कि तुमने कब क्वालिफाई किया एसएससी, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, एसएससी कहाँ से क्वालिफाई करूंगा। हाँ, पर आईआईटी जेई मैंने दिया, मेंस में मेरा मैथमेटिक्स में अच्छा खासा स्कोर है, 89.79% है। फिलहाल मैंने बीटेक भी ड्रॉप कर दिया था, अभी मैं बीसीए कर रहा हूँ अमेठी यूनिवर्सिटी से, है ना। तो ये मत पूछना कि आप एसएससी दिया नहीं है, पढ़ा कैसे रहे हो एसएससी के लिए। मैं केवल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, ज्यादा एडवांस नहीं, जो कंपटीशन एग्जाम तक आ सकती है ना। तो देखो 1912 में, किसमें, 1912 में, है ना, 1912 में कोरोडो गिनी ने, है ना, ये एक इटालियन स्टैटिक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, लॉरेंज कर्व को डीपली स्टडी किया और कहा देखो भाई हम देंगे तुमको मैथमेटिकल डाटा, टेंशन मत लो। तो देखो लॉरेंज साहब ने कहा कि, सॉरी गिनी ने कहा कि जो लॉरेंज कर्व में इक्विटी लाइन होती है, क्या होती है, इक्वली लाइन ऑफ इक्वलिटी होती है, और जो लॉरेंज कर्व होता है, क्या होता है, लॉरेंज कर्व होता है, उसके बीच का जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया, उसको बोल दिया इन्होंने ए, क्या बोल दिया, ए। और जो लॉरेंज कर्व के बाहर वाला एरिया, जो लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंज कर्व के बाहर वाला एरिया होता है, उसे बोल दिया बी, क्या बोल दिया, क्या, बी, ये बोल दिया। और इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, गिनी कोफिशिएंट, क्या, गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस, ये होता है, ये होता है गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला। हाँ, गिनी साहब आए, कहे लॉरेंज ने तो मलाई मलाई तो लॉरेंज ने निकाल दिया, मैं खा लेता हूँ। और लॉरेंज साहब का कर्व पर ही मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया किन्होंने, गिनी साहब ने, गिनी ने, और अपना एक फॉर्मूला दे दिया जिसको नाम दे दिया गिनी कोफिशिएंट, क्या दे दिया, गिनी कोफिशिएंट। आप देख रहे हो क्रेडिट लेने के लिए हर जगह मार होती है ना, क्रेडिट सबको चाहिए, है ना, है ना। तुम किसी को मेहनत कम करने पर क्रेडिट मिल जाता है, किसी को ज्यादा करने पर मिलता है ना। तो देखो गिनी साहब ने कहा अगर ये लॉरेंज कर्व है, क्या ये गिनी कोफिशिएंट को जीएफ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जीसी, क्या, जीसी, है ना। तो देखो अब देखते हैं
इस इसका मैथमेटिकल डाटा कब आएगा, है ना, कैसे ये दिखाएगा कि किस देश में वित्तीय समानता, फाइनेंशियल इक्वालिटी कितने मैथमेटिकल डिजिट पे होगी, क्या होगी, है ना, और कौन कौन से जो नंबर है उनके बीच में रहेगी। तो देखो गिनी साहब ने कहा अगर ये लॉरेंज कर्व सीधा इक्वलिटी लाइन पे चला जाए, किस पे चला जाए, इक्वलिटी लाइन पे चला जाए। अब सोचो अगर ये लॉरेंज कर्व यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये तो इक्वलिटी लाइन पे आ जाएगा, यानी कि जो ए का एरिया है वो तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस कंट्री में फाइनेंशियल इक्वालिटी होगी, क्या होगी, फाइनेंशियल इक्वालिटी होगी। तो देखो ए का वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो, है ना, प्लस जीरो प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, जी सी इक्वल टू जीरो। यानी कि गिनी गुणांक ने कहा अगर गिनी गुणांक की जो वैल्यू जीरो है, क्या है, जीरो है, तो उस कंट्री में फाइनेंशियल इक्वालिटी 100% है, क्या है, फाइनेंशियल इक्वालिटी 100% है ना। देखो जरा यार, ये तो है एल सी, एल सी मतलब लॉरेंज कर्व, ये है एल ई यानी कि लाइन ऑफ इक्वालिटी। अगर ये एल सी एल ई पे आ जाएगा तो ए का एरिया तो खत्म हो जाएगा। लॉरेंस साहब ने कहा था लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी के बीच का जो एरिया होता है उसको ए कहा उन्होंने, और लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी के बाहर का जो एरिया होता है उसे क्या कहा, बी का, क्या कहा, बी का। जब ये लॉरेंज कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी पे आ जाएगा तो ए का एरिया तो खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो फिर तो फाइनेंशियल इक्वालिटी हो जाएगी 100%। तो किसी देश में अगर फाइनेंशियल इक्वालिटी 100% है, उस कंट्री के 10% लोगों का पैसा 10% लोगों के पास है, 20% लोगों के पास 20% पैसा है, और 30% लोगों के पास 30% पैसा है, तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी, है ना। अब देखो ये है 100% फाइनेंशियल फाइनेंशियल इक्वालिटी, 100% फाइनेंशियल इक्वालिटी, है ना। अगर गिनी गुणांक की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल इक्वालिटी क्या होगी, 100% होगी। 10% लोगों के पास 10% पैसा, 40% लोगों के पास 40% पैसा, ना कोई रिच और ना कोई पुअर, है ना। अब देखो गिनी गिनी गुणांक जीसी, गिनी कोफिशिएंट, है ना। अब सोचो अभी तो ये लॉरेंज कर्व कहाँ गया था, एली पर गया था, लाइन ऑफ इक्वालिटी पे गया था। अब कभी कभी ऐसा हो जाएगा ना कि लॉरेंज कर्व बिल्कुल नीचे आ जाए, बी का एरिया क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि देखो इधर भी एक लाइन होगी, क्या होगी, इधर भी एक लाइन होगी, हो गया नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी। तो ये लॉरेंज कर्व एकदम समतल हो जाए, क्या हो जाए, समतल हो जाए, और बी का एरिया क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो फिर तो ए अपॉन ए प्लस जीरो, क्या, जीरो इक्वल टू वन, तो जी सी इक्वल टू वन, गिनी कोफिशिएंट इक्वल टू वन। अगर बी का एरिया जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कितनी फाइनेंशियल अनइक्वालिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कितनी फाइनेंशियल अनइक्वालिटी हो जाएगी, यानी कि 1% लोग, कुछ लोगों के पास देश का पैसा चला जाएगा, है ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या किसी भी देश में बने तो उसमें क्या है, फाइनेंशियल इक्वालिटी नहीं है, उस देश में बहुत गरीब है, क्या है, बहुत गरीब है, और उस देश का पैसा 1-2% लोगों के पास, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल इक्वालिटी बहुत ही खराब है ना, कुछ लोगों के पास देश का सारा पैसा है और कुछ लोग जिंदगी में दर दर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, क्या होती है, वन होती है। तो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो कहाँ कहाँ वेरी करती है, वो करती है जीरो। अब ये वाला पार्ट रफ कर दूं, ये वाला पार्ट रफ कर दूं, बोलो कर दूं या नहीं कर दूं, बोलो बिल्कुल कर दो भाई, है ना। तो जो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, देखो जी जी सी वैल्यू, गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो जीरो से कहां तक होती है, वन के बीच में होती है, कहां होती है, जीरो से वन के बीच में, कहां होती है, जीरो से वन के बीच में, ये होता है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने लॉरेंज कर्व को डीपली स्टडी किया और उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसको कहा गिनी कोफिशिएंट का, क्या, गिनी कोफिशिएंट, है ना, और वो मैथमेटिकल डाटा देता है, क्या देता है, मैथमेटिकल डाटा देता है ना। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसमें बताना कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इक्वालिटी कौन सी कंट्री में होगी। क्वेश्चन नंबर 1, पहला ऑप्शन है 0.02, नंबर 2 0.078, है ना, नंबर 3 0.03, नंबर 4 0.58, कितना, 0.58। एक बात ध्यान रखना, गिनी गुणांक की वैल्यू जितनी
एक के वन के पास जाती जाएगी उतनी ही फाइनेंशियल इक्वालिटी बढ़ती इंक्रीज होती जाएगी, हो जाती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी, उतनी ही फाइनेंशियल इक्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही गिनी गुणांक की वैल्यू जीरो के पास आने लगेगी तो फाइनेंशियल इक्वालिटी इंक्रीज होने लगेगी। क्या? फाइनेंशियल इनइक्वालिटी। तो सबसे अच्छा है किसी भी देश के लिए गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.0, क्या? 0.0। ये थे रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने वाले मेथड। एक था गिनी कोएफिशिएंट और एक था लॉरेंज कर्व। क्या? लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व मैक्सो लॉरेंज ने 1905 में दिया और करोड़ो गिनी ने ये 1912 यानी कि 1912 में दिया। उन्होंने लॉरेंज कर्व पर क्या किया? डीपली स्टडी किया। क्या किया? डीपली स्टडी, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर यही खत्म होता है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।